नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के प्रेरणादायी और सकारात्मक खबरों के इस विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश में। ये कार्यक्रम उन प्रयासों को सामने लाता है जो समाज में उम्मीद, नवाचार और सकारात्मकता का संदेश लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का आज का ये खास अंक। आज के अंक की शुरुआत करेंगे खंडवा से, जहां शिक्षकों ने देववाणी संस्कृत को फिर से बोलचाल की भाषा बनाने की अनूठी मुहिम शुरू की है। इसके बाद ले चलेंगे आपको जबलपुर, जहां विराट हॉस्पिटल कैंसर की अंतिम स्टेज से जूझ रहे मरीजों के लिए सेवा, संवेदना और सहारे का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मरीजों की निशुल्क देखभाल कर उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन के अंतिम पल देने का प्रयास किया जा रहा है। आइए रुख करते हैं खरगोन का, जहाँ मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरे से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था को एक नई दिशा दे रही है। और आखिर में चलते हैं भोपाल, जहाँ एक सेवानिवृत्त अधिकारी पक्षियों के संरक्षण के लिए बर्ड फीडर अभियान चलाकर लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देववाणी संस्कृत, जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है, आज इसी भाषा को फिर से जन जन तक पहुंचाने की एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से शुरू हुई है। सोशल मीडिया के इस बदलते दौर में जहां संवाद तेजी से बदल रहा है, खंडवा के शिक्षकों ने संस्कृत को फिर से बोलचाल की भाषा बनाने का एक अनूठा प्रयास शुरू किया है। देखिए गुड न्यूज। खंडवा में संस्कृत को लेकर एक नई जागरूकता देखने को मिल रही है। यहाँ शिक्षकों के एक समूह ने व्हाट्सएप पर ऐसा ग्रुप बनाया है जहाँ रोजमर्रा की बातचीत केवल संस्कृत भाषा में होती है। अब गुड मॉर्निंग की जगह है सुप्रभातम और हेलो की जगह है नमो नमः सुनाई देता है। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें केवल खंडवा नहीं बल्कि इंदौर, भोपाल सहित विदेशों के संस्कृत प्रेमी भी जुड़ रहे हैं। ग्रुप से जुड़े सदस्य छोटी बड़ी हर चर्चा संस्कृत में ही कर रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की पहचान है। यही कारण है कि ग्रुप में कठिन शब्दों के सरल संस्कृत पर्यायवाची भी साझा किए जा रहे हैं ताकि लोग आसानी से संस्कृत बोल सकें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। आज संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है, संस्कृत में रुचि नहीं रह गई है, जबकि संस्कृत बहुत सरल और आसान है और हर भाषा की जननी है संस्कृत। और फिर भी ये विलुप्त हो रही, तो हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप बनाया। इसमें हमारे डाइट के संस्कृत के लेक्चरर हैं राजीव उपरीत सर, एक चंपालाल पटेल सर हैं और एक हमारे गुरु हैं डॉक्टर ऋषु। ये लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं इस ग्रुप में हमेशा, और हम लोग इस पर चर्चा शुरू करे हैं। प्रथम दिवस में तो हम लोगों ने सबने अपना अपना परिचय दिया, मम नाम, फिर अहम खंडवा नगरे वसामी, इस तरीके से परिचय दिया। फिर हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति पे एक एक लकार पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले लट लकार लिया, वर्तमान काल, उस पे काम किया। फिर भविष्य काल लिया, तो उसमें क्या था कि वैसी ही धातु चल रही थी, सिर्फ इश्य लगाना था, जैसे अहम पठिष्यामि, अवम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः, तो वो थोड़ी आसान लगी तो हमने पहले वो लिया। फिर उसके बाद भूतकाल लिया। फिर आज हम अज्ञात पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पे सारे, और सभी दिलचस्पी ले रहे हैं, सभी रुचि ले रहे हैं इसमें। सर, एक बार अभी वीडियो हमने देखा था कि एक विदेशी भारतीय पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए हमारे मन में आया कि हम भारतीय होकर हमारे रग रग में जो संस्कृत बह रही है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा आत्मा सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस लगी। तो हमने रश्मि दीदी, राजीव उपरीत सर और हम लोगों ने एक चिंता व्यक्त करते हुए एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम है वदतु संस्कृतम। उसके माध्यम से हम सभी चिर परिचित लोगों को संस्कृत सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसकी बहुत अच्छी सफलता भी हमें मिल रही है। बहुत सारे व्यक्ति संस्कृत बोलना सीख रहे हैं और संस्कृत के वाक्य, सरल सरल वाक्यों के माध्यम से कठिनता की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस डिजिटल पहल की प्रेरणा उस समय मिली जब आयरलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रपति के हाथों पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया।
शिक्षकों की इस अनोखी पहल का असर अब स्कूलों तक भी पहुंचने लगा है। खंडवा जिले में इसे संकुल स्तर पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जिलों के स्कूलों में बच्चों को भी संस्कृत संवाद से जोड़ने की योजना बनाई गई है। उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी संस्कृत को समझें और अपनाएं। शिक्षकों का मानना है कि यदि बचपन से ही संस्कृत संवाद की आदत विकसित हो जाए तो भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ाव भी मजबूत होगा। पर एम.एस. नीलकंठेश्वर द्वारा जो हमारी विलुप्त होती भाषा है संस्कृत, जिसको कि सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, वो जिस प्रकार से विलुप्त हो रही है उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसी गतिविधियां संस्कृत को लेते हुए हर शाला में होना चाहिए। हमने अभी इंग्लिश की TLM वर्कशॉप की थी, ऐसे ही अब हम हमारे संकुल स्तर पर पूरे 35 स्कूलों की संस्कृत TLM बनाने की वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे। ये प्रेरणा हमको आज इस स्कूल से प्राप्त हुई है। खंडवा से शुरू हुई यह छोटी सी डिजिटल पहल अब एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। संस्कृत को संस्कृति से जोड़कर फिर संवाद की भाषा बनाने का यह प्रयास आने वाले समय में नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया के दौर में जहां भाषाएं तेजी से बदल रही है, वहीं खंडवा के शिक्षकों की यह पहल संदेश दे रही है कि अपनी विरासत और संस्कृति को आधुनिक माध्यमों के जरिए भी जीवित रखा जा सकता है। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। कैंसर जैसी घातक बीमारी जिसका नाम सुनते ही मरीज और उसका परिवार दोनों टूट जाता है, और जब ये बीमारी अपने आखिरी स्टेज पर हो तो अपनों का साथ भी छूटने लगता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी जगह है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए अंतिम समय में सेवा, समर्पण और अपनापन बनकर सामने आई है। लम्हेटा गांव स्थित विराट हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए अंतिम समय में एक ऐसी ही जगह बनकर सामने आ रही है। देखिए गुड न्यूज। जबलपुर के लम्हेटा घाट में स्थित विराट हॉस्पिस कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए किसी आश्रय से कम नहीं। यहाँ उन मरीजों की सेवा की जाती है जो कैंसर की अंतिम स्टेज में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी के मार्गदर्शन में संचालित इस हॉस्पिस की शुरुआत 2013 में हुई थी। अब तक यहाँ 2500 से अधिक मरीज आ चुके हैं। भले ही मरीजों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन उन्हें जीवन के अंतिम क्षण सम्मान, शांति और अपनापन जरूर मिला। साध्वी ज्ञानेश्वरी बताती हैं कि एक आदिवासी लड़की की कैंसर से हुई दर्दनाक मौत ने उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। अस्पताल में जगह न मिलने के कारण लड़की ने आश्रम में ही दम तोड़ दिया था। इसी घटना के बाद उन्होंने कैंसर पीड़ितों की सेवा का संकल्प लिया। 2012 में मेरा लंदन जाना हुआ और लंदन में मेरी जब किसी से बात हुई तो पहली बार हमें हॉस्पिस शब्द के बारे में पता चला। तो पता चला कि हॉस्पिस एक ऐसा स्थान होता है जहां कैंसर के या अन्य विदेशों में तो कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग भी जब अंतिम अवस्था में होते हैं तो उनको हॉस्पिस में रख दिया जाता है। परंतु भारत में अभी हमारे मेडिकल सिस्टम में हॉस्पिस केयर जो है, यानी कि जो अंतिम दिनों की जो समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में, बीमारियां हैं, उसके लिए हॉस्पिस केयर की व्यवस्था अभी भी भारत में नहीं है। आप सोचिए, इतने बड़े देश में अभी भी कुल मिला के 10 या 12 ऐसे हॉस्पिसेस हैं जो मैप पर हैं और वो वाकई में काम कर रहे हैं। तो उस समय हमने संकल्प किया कि हम इस प्रकार का एक प्रकल्प प्रारंभ करेंगे। तो अप्रैल 2013 में हमने विराट हॉस्पिस एक किराए के मकान में प्रारंभ किया था और अभी तक हम लोग 2500 से अधिक कैंसर के मरीजों की सेवा का सौभाग्य हमें ईश्वर के पास से मिला है। और अभी भी हमारे पास कभी कम कभी ज्यादा परंतु 28 बिस्तर की हमारी व्यवस्था है और इस समय हम लोग अपने 4 एकड़ के कैंपस में हैं और समाज के सहयोग से ये व्यवस्था आज इतनी बड़ी बन पाई है कि अब हम आगे आने वाले दिनों में हॉस्पिस से हॉस्पिटल बनने जा रहा है।
मध्य प्रदेश में जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वो जबलपुर में ही है, और जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट होने के कारण पूरे प्रदेश के कैंसर के मरीज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आते हैं। और अगर अर्ली डायग्नोज होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स अगर आ जाते हैं और ठीक हो भी सकते हैं, तो उनको बहुत समय लग जाता है, या जब तक उनकी बारी आती है तब तक बीमारी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ लोगों को हम बचा पाएं, उनके जीवन की रक्षा कर पाएं, इसी प्रयास के लिए अब हमें विराट हॉस्पिस को हमने विराट हॉस्पिटल तक पहुंचाने का निर्णय किया है। और विराट हॉस्पिस में मरीजों की देखभाल केवल दवाइयों तक सीमित नहीं, यहाँ मरीजों को अध्यात्म और मानसिक शांति से भी जोड़ा जाता है। 28 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिस में मरीजों की सेवा के लिए 24 सदस्यों का स्टाफ लगातार कार्यरत है, जिसमें नर्स, वार्ड बॉय और रसोई कर्मचारी शामिल हैं। हॉस्पिस से जुड़े डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता बताते हैं कि अब इसे आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल का रूप दिया जा रहा है। 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार हो चुका है, जहां कैंसर मरीजों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही आधुनिक मशीनों के जरिए रेडियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 2013 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था विराट हॉस्पिस का, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास टर्मिनल पेशेंट्स को रखने के लिए हमने प्रारंभ किया था, ये सोचकर क्योंकि इनके लिए आज जबलपुर में या पूरे देश में इस तरह के मरीजों की देखभाल करने के लिए कोई हॉस्पिटल या हॉस्पिस या कोई बेड उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल एजुकेशन में भी इसकी पढ़ाई नहीं दी जाती है। मरीज घर जाता है, जब मेडिकल प्रोफेशन ये कह देता है कि अब इसमें कुछ करने लायक नहीं रहा है, कोई इलाज करने लायक नहीं रहा है, तब वो तड़प तड़प के घाव बड़े लेकर मैगेट्स होकर और परेशानी में जीते हैं। तो उनको रखने के लिए हमने टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए निःशुल्क एक 8 बिस्तर से प्रारंभ करके एक हॉस्पिस शुरू किया, विराट हॉस्पिस। फिर धीरे धीरे बढ़ाया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब 3-4 साल में समझ में आया कि मरीज अंतिम अवस्था में कैसे पहुंच जाते हैं, तो देखा कि इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है कि जब रजिस्टर होता है पेशेंट तो ग्रेड 1 का रहता है, लेकिन रेडियोथेरेपी की जब तक डिमांड रहती है, जब तक उसका नंबर आता है, तब तक ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमको लगा कि नहीं, अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, जहां पर अब कि हम फुल फ्लेज्ड एक अस्पताल ऐसा बनाए जिसमें कि मरीजों को तत्काल सुविधा मिल सके, निःशुल्क सुविधा मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके और अच्छा अत्याधुनिक इलाज मिल सके। कैंसर के मरीजों को पूरा इलाज निःशुल्क, पूरा दवाइयाँ निःशुल्क, भोजन, रहना सभी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कैंसर और ये जो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, इसके मरीजों को विशेष सुविधा रहेगी। माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, नेक कैंसर, इनके लिए भी सुविधा रहेगी। और अन्य इलाजों में भी हम लोग पारंगत करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि सर्विक्स का कैंसर का पूर्ण इलाज यहाँ पर ब्रेकीथेरेपी द्वारा प्रारंभ हो चुका है। विराट हॉस्पिस की इस सेवा भावी पहल को अब शासन और समाज का सहयोग भी मिलने लगा है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हॉस्पिस का निरीक्षण कर यहाँ हो रही सेवा की सराहना की। कैंसर की अंतिम स्टेज में पहुँच चुके मरीजों की पीड़ा को कम करना और उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम समय देना वास्तव में मानवता की मिसाल है। साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी की यह पहल समाज को संवेदनशीलता, सेवा और करुणा का नया संदेश दे रही है। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ भोपाल। गुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटे हैं ब्रेक के बाद। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं, असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज़ एमपी के यूट्यूब चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम,
दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक प्रेरणादायक और अनोखी खबर सामने आई है, जहां मंदिरों से निकलने वाले सूखे फूलों को कचरे में नहीं फेंका जाता, बल्कि इनसे सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जाती हैं। धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता तीनों को जोड़ने वाली ये पहल लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और खास बात ये है कि इन अगरबत्तियों को पुनः मंदिर में ही निःशुल्क वितरित किया जाता है। देखिए गुड न्यूज। खरगोन नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 5 क्विंटल फूलों के कचरे को रिसाइकिल करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा 2 विशेष वाहन चलाए जा रहे हैं, जो रोजाना मंदिरों से फूल एकत्रित कर टेस्टिंग ग्राउंड स्थित अगरबत्ती प्लांट तक पहुंचाते हैं। यहां इन फूलों से कुंदा नाम की सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है। नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही यह अगरबत्ती शहर के मंदिरों में ही निःशुल्क वितरित की जा रही है। पहले मंदिरों के फूलों का विसर्जन कुंदा नदी में करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हीं फूलों से अगरबत्ती बनाई जा रही है। इससे जहां स्वच्छता बनी रहेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर पालिका की जो पहल है, निर्माल्य जो हमारे यहाँ मंदिरों में निकलता है, ये सारे मंदिरों से इकट्ठा करके उसकी अगरबत्ती बना रही है। ये अच्छा, बहुत बड़ी अच्छा पहल है। पहले क्या करते थे? पहले हम नदी में विसर्जन करते थे। इससे क्या है कि वो अगरबत्ती बनेगी तो नदियाँ भी स्वच्छ रहेगी और अगरबत्ती बनेगी तो मंदिरों में प्राप्त होगी। हाँ, क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत? स्वच्छ भारत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत रहे, उसकी ये बहुत अच्छी पहल है। तो साकार हो रहा है? साकार हो रहा है सर। नगर पालिका द्वारा अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है, जो खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी के नाम पर आधारित है। यह पहल का मुख्य उद्देश्य नदी और अन्य जलाशयों से फूलों के विसर्जन को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह पहल शुरू की गई है, ताकि मंदिरों से निकलने वाले फूलों को रिसाइकल कर उपयोगी बनाया जा सके। इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच थी कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ जलाशय हो और स्वच्छता रहे, इसी के तहत हम मंदिरों से जो फूल पत्ती का कचरा जो निकलता है उसको सेग्रीगेट करके उसमें से अच्छे फूल निकाल के उसकी अगरबत्ती बना रहे हैं। इसके पीछे ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्रवाई चल रही है, ये उसी के तहत मानी जाएगी। अच्छा, ये तो क्या पहले क्या होता था? पहले ये फूल नदी में जाते थे, जलाशय में जाते थे और नदियों को पानी को पीने के पानी को दूषित कर रहे थे। तो वहाँ ना फेंकते हुए ये पूजा की सामग्री यहाँ जाए, हम उसको सेग्रीगेट करके उसका फूल बनाया जाए। क्या करते हैं फिर अगरबत्ती को? ये अगरबत्ती उसी मंदिर में दी जाती है जहाँ से हम फूल एकत्रित करते हैं। शहर में कितने मंदिर? शहर में 60-70 मंदिरों से फूल कलेक्ट होता है। लगभग 4 से 5 क्विंटल फूल प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ लगा रखी? 2 गाड़ियाँ इसके लिए। तो अलग अलग क्षेत्रों से लगभग दिन भर में 400-500 किलो सामग्री आती है। अच्छा, तो ये फिर अगरबत्ती वापस मंदिर? अगरबत्ती बना के वापस उसी मंदिर में दी जाती है। तो क्या फायदा है इससे? क्या है इससे? ये है कि स्वच्छता के प्रति जनता का जागरूकता बढ़े। खरगोन नगर पालिका की यह पहल आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम बनकर सामने आई है। फूलों के कचरे से अगरबत्ती निर्माण की यह मुहिम अब दूसरे शहरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। यह पहल यह संदेश दे रही है कि यदि इच्छा शक्ति और सही सोच हो तो कचरे को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जन भागीदारी से एक जन आंदोलन बनाया जा सकता है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
तेजी से बदलते शहरी जीवन और बढ़ते कंक्रीट के जंगलों के बीच पक्षियों की चहचहाहट कम होती जा रही है। ऐसे में भोपाल मध्य प्रदेश के एक सेवानिवृत्त अधिकारी इन पक्षियों को बचाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की मुहिम पर निकले हुए हैं। बावड़िया कला निवासी अशोक गुप्ता न केवल बर्ड फीडर लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि पक्षियों को उनका पारंपरिक निवास भी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वीडियो। भोपाल के बाबड़िया कला क्षेत्र में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता राजा पिछले कई वर्षों से पक्षी संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उनके घर पर रोजाना सैकड़ों गौरैया और अन्य पक्षी दाना चुगने आते हैं। आधुनिक शहरों में जहां गौरैया की संख्या लगातार कम हो रही है, वहीं अशोक गुप्ता का यह प्रयास लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती प्रजातियों, खासकर गौरैयों को बचाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मेरी दादी ने एक बार तोता पाला था, तो पिंजरे के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मेरी दादी से कहा, मेरी माँ से कहा कि इसको छोड़ दो और पक्षियों को मैं घर बुलाऊंगा। तो सबसे पहले जहांगीराबाद में मेरे यहाँ तोते हज़ारों की संख्या में आते थे। इसके बाद वहाँ से फिर मैं बावड़िया आ गया और बावड़िया में भी वो मैंने शौक़ अपना बरकरार रखा। और यहाँ पे गौरैयों के लिए मैंने जगह जगह अपने घोंसले लगाए, उनको दाना पानी के लिए व्यवस्था की और उनके लिए ये व्यवस्था की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आजकल गौरैयाँ वैसे ही विलुप्त हो रही हैं, नहीं तो कोई ज़माने में बच्चे उड़ते थे तो सबसे पहले गौरैयों की चहचहाहट से ही नींद खुलती थी और घर के खिड़कियों से हमारी थाली में से गौरैयाँ खाती थी। कई बार तो ये होता था, इतनी पालतू हो चुकी थी वो। लेकिन अब कॉलोनियों में कंक्रीट के हो गए हैं, टावर लग गए हैं जगह जगह, जिसके कारण प्रदूषण के कारण वो अब आती नहीं है। तो भी कई पक्षी प्रेमी हैं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि गौरैयाँ विलुप्त तो ना हो। उसके लिए हर एक अपने अपने हिसाब से अपना प्रयास कर रहा है। अशोक गुप्ता की इस मुहिम से प्रेरित होकर अब कई लोग अपने घरों और कॉलोनियों में बर्ड फीडर लगा रहे हैं। उनके साथ कई सेवानिवृत्त अधिकारी और समाजसेवी भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और सभी लोग पक्षियों के लिए दाना पानी और आश्रय की व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। प्रकृति से हम लेते सभी लोग हैं, बट कुछ ही इंसान होते हैं जो प्रकृति को देना भी जानते हैं, और उसमें मेरे पापा हैं आदरणीय श्री अशोक कुमार जी गुप्ता। मैं जब से शादी होकर आई हूँ उसके पश्चात मैंने देखा कि वो समाज के लिए तो करते ही करते हैं, बट पशु पक्षियों के लिए भी उनका विशेष प्रेम है। जब हम लोग जहांगीराबाद में रहते थे तो हमारी छत पर सैकड़ों की संख्या में तोते आते थे और सुबह शाम वो दाना खाकर जाते थे और पापा स्पेशली उनके लिए चावल लेकर आते थे और छत पर दाना डालते थे। और वही सारी चीज़ें जब हम इधर बावड़िया में आए हैं तो वो भी देखने को मिला है। और ये जो प्रेम है सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं है, हमारी कॉलोनी में जो कुत्ते भी घूमते रहते हैं या जानवर घूमते रहते हैं, पापा विशेष रूप से उनके लिए भी ब्रेड एंड दूध एंड पानी, गर्मियों में जो पानी की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें मुहैया करवाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम प्रकृति का इस तरह से यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं। तो एक जो वृक्षारोपण की मुहिम है वो भी हमारे पापा ने चलाई है। यहाँ पर पास में एक बहुत ही सुंदर स्थल है, हनुमान टेकरी जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुतायत में पापा ने वृक्षारोपण करवाया है और अब आप अभी जाकर देखिएगा, बहुत ही रमणीय स्थल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे पापा श्री अशोक कुमार जी गुप्ता हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा संदेश बस इतना ही है कि हम जिस तरह से प्रकृति का या प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हम कितना % अपने इस प्रकृति को बचाने के लिए लौटा रहे हैं, वो मेरा संदेश है। अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, जीवों के प्रति दया भावना रखें, इंसानों के लिए एक प्रेम रखें। हम हमारे समाज के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो करें। हमारे दादू 12 सालों से गौरैया की सेवा कर रहे हैं। उनने एक टेकरी के मंदिर में 800 पेड़ लगाकर एक मिनी फॉरेस्ट भी बनाया है।
दादू ने आज तक कभी पैसे या नाम की चिंता नहीं की। उन्हें बस गौरैया की राहत और पेड़ लगाकर पूरे समाज के वेल बीइंग की चिंता की है। हमारे दादू हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि गौरैया की सेवा करना, और अगर हम कुछ गलती करते हैं तब हमें वो बहुत पेशेंस के साथ सिखाते हैं। हमारे दादू समाज के लिए भी, उनने अभी बहुत सारी मैगजीन्स भी छपवाते हैं और बाकी सामाजिक बहुत सारे काम भी करते हैं। परिवार के सदस्य भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे भी पक्षियों के प्रति संवेदनशील बन रहे हैं और रोजाना दाना पानी रखने में सहयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हर घर में एक बर्ड फीडर लगाया जाए तो पक्षियों को सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। गौरैया हमारे संस्कृति के लिए, हमारे नेचर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जीव है, जिससे उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि ये हमारे नेचर का संरक्षण करती हैं। ये गौरैया ना होती तो हमारे सीड्स जो हैं वो जगह जगह जाएंगे नहीं, नए पेड़ उगेंगे नहीं। ये उस चीज़ की एक कैरियर हैं, वो बहुत आगे बढ़ने में, हमारे वातावरण को स्वच्छ करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ सूखा है, जहाँ चिड़ियाएँ गौरैया गायब हो रही हैं, वहीं पे पापा जी का यह जो इनिशिएटिव है वो सब जगह फैल रहा है। ना उन्होंने अपने घर में शुरुआत की, उन्होंने अपने बाकी के रिटायर्ड सहकारियों को और दोस्तों को भी यह विचार बताया और उनसे यह चीज़ एक आग की तरह फैल रही है और सब प्रोत्साहित हो रहे हैं कि वह इसी तरह हमारे वातावरण का संरक्षण करें। अशोक गुप्ता और उनके साथियों की यह पहल केवल पक्षियों के संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का भी संदेश दे रही है। तेजी से बदलते शहरी माहौल में यदि हर व्यक्ति अपने घर में पक्षियों के लिए थोड़ा दाना पानी रखे तो गौरैया जैसी विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सकता है। भोपाल से शुरू हुई यह छोटी सी मुहिम अब बड़े सामाजिक संदेश का रूप लेती दिखाई दे रही है। भोपाल से दिनेश भोयर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। तो गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या आपका हमारे कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। अगले शनिवार फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक और सकारात्मक कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।